लास्ट क्लास में जहाँ तक हम पढ़ रहे थे उससे आगे हम लेते हैं। और लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? लास्ट क्लास में हम ये पढ़ रहे थे कि जो मैटर होता है, मैटर के जो प्रॉपर्टीज़ हैं, उनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, उनको हम समझ रहे थे। तो मैटर के कैरेक्टरिस्टिक्स जो समझ रहे थे, तो उसमें जो पहली कैरेक्टरिस्टिक्स थी वो तो ये थी कि भाई जो मैटर होता है उसके जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, टाइनी होते हैं, इतने ज़्यादा छोटे होते हैं कि उनको देख ही नहीं पाते। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि वही जो मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं, है ना, उन पार्टिकल्स के बीच में खाली जगह होती है, देयर इज ए स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ मैटर। ये दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया। और तीसरा कैरेक्टरिस्टिक्स जो मैटर के लिए हम बात करें वो ये था कि जो पार्टिकल्स हैं मैटर के, जो मैटर के पार्टिकल्स हैं उन पार्टिकल्स में जो मैटर के पार्टिकल्स हैं वो हमेशा मूव करते रहते हैं। देयर इज ऑलवेज ए मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। मैटर के जो पार्टिकल्स उनमें हमेशा एक मूवमेंट होता रहता है। ठीक है, तो इन सभी प्रॉपर्टीज़ को एक सिस्टमेटिक फॉर्म में लिख लेते हैं हम। उसके बाद में नेक्स्ट एक और कैरेक्टरिस्टिक्स है मैटर का, वो भी अपन लेंगे। तो इन सभी प्रॉपर्टीज़ को सिस्टमेटिकली लिख लेते हैं पहले कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर में। तो हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर लिखते हैं सबसे पहले। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर। तो मैटर की अभी तक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या आई है? सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स आई हमारे पास कि जो मैटर है वो बहुत ही छोटे टाइनी पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। तो मैटर इज मेड बाय वेरी स्मॉल टाइनी पार्टिकल। मैटर इज मेड बाय वेरी स्मॉल टाइनी पार्टिकल्स। वेरी स्मॉल टाइनी या फिर वेरी स्मॉल पार्टिकल्स, वेरी स्मॉल पार्टिकल्स, बहुत ही छोटे पार्टिकल से मैटर मिलके बना होता है। पहली कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स ये हो गई कि इन पार्टिकल्स के बीच में कहीं ना कहीं स्पेस होता है। देयर एग्जिस्ट स्पेस बिटवीन, देयर एग्जिस्ट स्पेस बिटवीन दीज पार्टिकल्स। इन पार्टिकल्स के बीच में कोई खाली जगह रहती है। ये दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स है मैटर के लिए। जो तीसरी कैरेक्टरिस्टिक्स थी वो ये थी कि जो पार्टिकल्स है वो हमेशा मूव करते रहते हैं। जैसे मैंने आपको एक वीडियो बताया था, और उस वीडियो में जो गैस स्टेट के जो पार्टिकल्स हैं वो मूव कर रहे थे। तो मैटर के अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो हमेशा मूव करते रहते हैं। तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर, पार्टिकल्स पार्टिकल्स ऑफ मैटर shows ऑलवेज मोमेंटम। ऑलवेज मोमेंटम यानी कि वो हमेशा मूव करते रहते हैं। ऑलवेज शो मूवमेंट यानी कि हमेशा मूव करते रहते हैं, कभी भी रुकते नहीं है। और फिर मैंने सॉलिड, लिक्विड और गैस के लिए बताया कि सॉलिड में तो ये बहुत धीरे चलते हैं, लिक्विड में थोड़ा फास्ट चलते हैं, और गैस में तो और ज़्यादा फास्ट चलते हैं। अब देखो फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स और समझना, ये फोर्थ और लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है मैटर के लिए। अब कोई भी मैटर के जो पार्टिकल है, मैटर के पार्टिकल तो जैसे एक यहाँ पे मैटर का पार्टिकल है, एक दूसरा मैटर का पार्टिकल यहाँ पे है। अब ये दोनों पार्टिकल जो हैं अगर आपस में एक साथ रह रहे हैं तो उनके बीच में कोई ना कोई अट्रैक्शन फोर्स जरूर होना चाहिए। तो दो पार्टिकल जो भी होते हैं मैटर के पार्टिकल, उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स भी रहता है। क्या रहता है? अट्रैक्शन फोर्स रहता है। अट्रैक्शन फोर्स क्या होता है कि कोई दो पार्टिकल एक दूसरे को आपस में अट्रैक्ट कर रहे हैं, और अट्रैक्शन फोर्स की वजह से क्या होगा, ये एक दूसरे के पास में रहेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि मैटर में सारे पार्टिकल एक दूसरे के पास में रहते हैं। जैसे ये स्टील की ग्लास है, इस स्टील की ग्लास के जो पार्टिकल्स हैं वो सारे के सारे कहाँ हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, तभी तो एक दूसरे के साथ बैठे हुए हैं। वरना भी यहाँ पे पार्टिकल अगर एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं कर रहे होते तो ये दूर दूर भाग जाते। तो सारे पार्टिकल्स क्या कर देते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो देयर एग्जिस्ट अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ मैटर। तो देयर एग्जिस्ट अट्रैक्शन फोर्स, attraction force between the particles of matter।
पार्टिकल्स ऑफ मैटर। तो मैटर के जो पार्टिकल्स है, टाइनी टाइनी पार्टिकल्स, उनमें क्या एग्जिस्ट करेगा, उनमें अट्रैक्शन एग्जिस्ट करेगा, है ना। जैसे चुंबक अट्रैक्ट करती है ना एक दूसरे को, तो वैसे ही ऐसा अट्रैक्शन मैटर के पार्टिकल्स के बीच में ही पाया जाता है। और यही एक कारण है कि कोई भी मान लो मैटर है, तो वो इसमें, जैसे ये मान लो मैटर का कोई पार्ट है और इसमें ये सारे साथ में क्यों रह पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है, इनके पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स है। जैसे ये मैटर है, मैटर के जो पार्टिकल्स होंगे, ऐसे टाइनी टाइनी पार्टिकल्स, ऐसे इनके बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन फोर्स होगा, तभी ये सैंपल के सारे पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ में रहेंगे, वरना ये नहीं रह पाते। जैसे ये सारे पार्टिकल्स यहाँ पे अगर हैं, तो ये पार्टिकल्स क्या है, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, इसी वजह से एक साथ में। जैसे आप सिलेंडर में गैस लेके आते हो, एलपीजी गैस, तो एलपीजी गैस के पार्टिकल साथ में क्यों रह पा रहे हैं, क्योंकि उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स है। तो ये जितने भी पार्टिकल, इन सब में भी क्या है, कोई ना कोई अट्रैक्शन फोर्स है, इसीलिए ये एक दोनों के साथ में रह रहे हैं। जैसे आप क्लास में बैठते हो, तो आपकी बॉन्डिंग जिस बच्चे के साथ बढ़िया है, जिस स्टूडेंट के साथ आपकी बॉन्डिंग बढ़िया है, जिसके साथ आपका बातचीत बढ़िया तरीके से होता है, मतलब अपने मारवाड़ी में बोलते हैं ना हथाई, तो हथाई जिसके साथ आप बढ़िया तरीके से करते हो, आप उससे अट्रैक्टेड रहते हो, उसके पास में ही बैठते हो। तो यही बात है कि जो मैटर के पार्टिकल्स हैं, इनके बीच में भी जो हथाई है, यानी कि बातचीत जो है, बहुत अच्छे से होती है। और अच्छे से होने के कारण क्या है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और हमेशा पास पास में रहेंगे। तो ये एक कंक्लूजन हो गया, हमारे दिमाग में रहना चाहिए कि देयर एग्जिस्ट ए अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन द पार्टिकल्स। अच्छा, ये जो पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स होता है ना, इसी को ही हम नाम देते हैं बॉन्ड। ठीक है, मैं थोड़ा आगे की चीज़ बता रहा हूँ, ये आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ आगे की चीज़, क्योंकि अपन को थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी पढ़ना है। ठीक है, तो इसमें एक आप पॉइंट नोट कर लेना कि दिस अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन द पार्टिकल इज कॉल्ड बॉन्ड। इसको बॉन्ड बोलते हैं, है ना। जैसे बॉन्डिंग शब्द आया ना, वैसे वहीं से आया बॉन्ड, जेम्स बॉन्ड वाला नहीं, सिंपल बॉन्ड। तो दिस अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन द पार्टिकल इज कॉल्ड बॉन्ड। एक पॉइंट लिख लेंगे, दिस अट्रैक्शन फोर्स, दिस अट्रैक्शन फोर्स, attraction force between the particles, force between, ये मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, ये आपका सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन आपको थोड़ा सा ध्यान एक्स्ट्रा रहना चाहिए, ये एक्स्ट्रा पार्ट है। ठीक है, द अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन द पार्टिकल्स, जो दो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच का जो अट्रैक्शन फोर्स है, उसे बोलते हैं बॉन्ड, इज कॉल्ड बॉन्ड, BOND, ये होता है इसका स्पेलिंग। इसको अपन क्या बोलते हैं, बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, अब देखो बॉन्ड के भी कई टाइप होते हैं, ये हम आगे की क्लास में ही पढ़ते हैं, लेकिन मैं बॉन्ड के भी आपको टाइप बता देता हूँ, टाइप्स ऑफ बॉन्ड। ये आप थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि आगे हमें पढ़ना ही होता है आगे की क्लासेस में। तो टाइप्स ऑफ बॉन्ड भी आप ध्यान में रखें कि ये बॉन्ड भी देखो कई तरह के होते हैं। अभी मैं आपको इनका डिटेल में तो नहीं बताऊंगा कि ये बॉन्ड कौन कौन से कैसे बनते हैं, इनके बनने का मैथोलॉजी क्या रहता है, लेकिन मैं कुछ टाइप्स ऑफ बॉन्ड के नाम बता देता हूँ, ये नाम आपको ध्यान में रखने हैं। एक तो होता है कोवैलेंट बॉन्ड, एक होता है आयनिक बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड, और होता है वंडरवॉल बॉन्ड। तो इस तरह से कई तरह के बॉन्ड होते हैं, मैं इन सबके एक बार नाम लिख देता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले बॉन्ड हो गया कोवैलेंट बॉन्ड, ये आप आगे की क्लासों में पढ़ोगे, ये थोड़ा एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ ताकि आपके माइंड में थोड़ी अवेयरनेस रहे, आपके 9th के सिलेबस में नहीं है। जो अट्रैक्शन फोर्स होता है पार्टिकल के बीच का, उसको बॉन्ड कहते हैं, और बॉन्ड के कई तरह टाइप होते हैं। जो मोस्ट कॉमन टाइप्स होते हैं वो होता है कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, सबसे पहला बॉन्ड होता है कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड। उसके बाद में आता है आयोनिक बॉन्ड, ये सारे हम आगे की क्लासेस में पढ़ते हैं। कोवैलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, ठीक है। और इसके अलावा भी और भी बॉन्ड होते हैं, मेटालिक बॉन्ड, जो मेटल्स होती हैं उनमें बॉन्ड पाया जाता है, मेटालिक बॉन्ड, ठीक है। एक होता है कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। तो इस तरह से देखो बॉन्ड पाए जाते हैं। एक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड होता है, एक और बॉन्ड होता है, इसको बोलते हैं हम वंडर वॉल बॉन्ड, वंडर वॉल, वंडर वॉल बॉन्ड, एक ये बॉन्ड होता है वंडर वॉल बॉन्ड। इसके अलावा एक और बॉन्ड होता है, देखो एक और लास्ट बॉन्ड का नाम लिख देते हैं, ये आपको बॉन्ड पढ़ना होता है, इस बॉन्ड को बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इतने तरह के देखो बॉन्ड जो है,
मैटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में पाए जाते हैं। देखो ये जो अट्रैक्शन फोर्स है, इस अट्रैक्शन फोर्स को अपन बोलते हैं बॉन्ड। और ये बॉन्ड के टाइप क्या क्या हो सकते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, वंडरवॉल बॉन्ड एंड हाइड्रोजन बॉन्ड। टोटल 7 टाइप के बॉन्ड पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आप माइंड में एक ध्यान रखें, ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, ये एक्स्ट्रा पार्ट है जो भी इतना पोर्शन मैंने करवाया है। ठीक है, लेकिन आपके माइंड में थोड़ा रहना चाहिए क्योंकि आपको आगे की क्लासों में ये काफ़ी पढ़ने को मिलेगा। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर में क्या क्या आ गया भाई साहब? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर में आ गया कि मैटर जो होता है, मैटर जो होता है वो बहुत ही स्मॉल पार्टिकल से मिलके बना होता है, पहली बात तो ये। दूसरी बात, जो मैटर के पार्टिकल्स हैं उनके बीच में स्पेस होता है, खाली जगह होती है। तीसरी बात, मैटर के जो पार्टिकल्स हैं हमेशा मूव करते रहते हैं, सॉलिड में थोड़ा धीरे, लिक्विड में थोड़ा तेज, और गैस में और ज़्यादा तेज मूव करते रहते हैं। चौथा पॉइंट कि मैटर के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में हमेशा एक अट्रैक्शन फोर्स रहता है जिसकी वजह से वो एक दूसरे के पास में रहते हैं। और इस अट्रैक्शन फोर्स को क्या कहते हैं? बॉन्ड कहते हैं। बॉन्ड के अलग अलग टाइप रहते हैं, ये कोवेलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, वंडरवॉल बॉन्ड और हाइड्रोजन बॉन्ड। इतने तरह के ये बॉन्ड हो सकते हैं। अब आगे अपन वापस सिलेबस की बात में आते हैं, ये एक्स्ट्रा बात पड़ी। अब नेक्स्ट लेते हैं मैटर का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो तो पढ़ लिया। अब मैटर को हम करते हैं क्लासीफाई। तो नेक्स्ट लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, कि मैटर को कितने पार्ट में ब्रेक किया जा सकता है, उसको कितने पार्ट में तोड़ा जा सकता है। तो नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। देखो मैटर को कितने पार्ट में क्लासिफाई किया जा सकता है। मैटर को अभी फिलहाल अपने सिलेबस में जो क्लासिफिकेशन है वो रहता है, एक तो होता है सॉलिड, एक होता है लिक्विड और एक होता है गैस। हम 3 पार्ट में क्लासिफाई करके मैटर को पढ़ेंगे। तो 3 पार्ट में क्लासिफाई करना है, एक तो सॉलिड, एक लिक्विड और एक गैस। मैं तीनों का एक चार्ट बना लेता हूँ और तीनों के चार्ट में अपन सॉलिड, लिक्विड और गैस की प्रॉपर्टीज को लिखते रहेंगे और उनको पढ़ते रहेंगे। तो लेट मी क्रिएट ए चार्ट फॉर सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो पहले तो ले लेंगे सॉलिड, फिर ले लेंगे लिक्विड और फिर ले लेंगे लास्ट में हम गैस। तो 3 कैटेगरीज में क्लासिफाई करेंगे, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस में। तो मैटर जो है 3 तरह से क्लासिफाई होता है, एक तो होता है सॉलिड सबसे पहला, फिर होता है लिक्विड, ठीक है, और फिर होता है गैस। ये 3 तरह के क्लासिफिकेशन आपके सिलेबस में है, टाइप्स ऑफ मैटर में, या फिर स्टेट्स ऑफ मैटर, इसको क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर या फिर स्टेट्स ऑफ मैटर भी बोल सकते हैं। स्टेट्स ऑफ मैटर यानी कि उसकी अवस्था क्या है, स्टेट्स ऑफ मैटर। ठीक है, तो 3 स्टेट्स में पाया जाता है, सॉलिड में, लिक्विड में और गैस में। सबसे पहले हम इन तीनों की डेफिनेशन लिखते हैं कि इनको डिफाइन कैसे किया जाए। तो सबसे पहले डेफिनेशन, तो सॉलिड की जो डेफिनेशन होती है उसको ध्यान से सुनना। अगर सॉलिड का मैं शेप देखूं, जैसे ये ग्लास है मेरे पास, ये ग्लास जो है इसकी शेप फिक्स है, इसका साइज भी फिक्स है, शेप फिक्स है, साइज फिक्स है और वॉल्यूम फिक्स है। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा अगर प्रेशराइज भी करता हूँ, अगर एक्सटर्नल फोर्स भी लगा रहा हूँ, तो भी ये ग्लास जो है ग्लास ही बनी रहती है ना। तो सॉलिड की प्रॉपर्टी क्या है? सॉलिड की प्रॉपर्टी है कि सॉलिड में क्या होता है, सॉलिड में जो आपका शेप और साइज है वो फिक्स रहता है, शेप साइज फिक्स रहता है और वॉल्यूम भी फिक्स रहता है ना। जितना स्पेस ये ग्लास घेर रहा है उतना अभी भी घेर रहा है। तो इसका शेप फिक्स रहता है, साइज फिक्स रहता है, वॉल्यूम फिक्स रहता है, अगर हम एक्सटर्नल फोर्स भी लगाएं तो भी ये फिक्स रहता है। लेकिन लिक्विड की डेफिनेशन देखिए, अगर ये ग्लास में लिक्विड है, इस ग्लास में लिक्विड है तो उस लिक्विड का शेप कैसा है? इस ग्लास के जैसा है। अगर इस ग्लास वाले लिक्विड को मैं किसी थाली में डाल दूं तो थाली में डालने पर उस लिक्विड का शेप कैसा हो गया? एक डिस्क के जैसा हो गया ना, है ना। अब उस डिस्क वाले पानी को मैं अगर उस थाली वाले पानी को अगर मैं जग में डाल दूं तो लिक्विड का शेप कैसा हो गया? जग के जैसा हो गया। तो कहने का मतलब क्या है, जो लिक्विड है उसका शेप और साइज चेंज हो सकता है, लेकिन लेकिन वॉल्यूम क्या चेंज होता है लिक्विड का? नहीं होता। जैसे आपको ये घर के आगे सुबह सुबह दूध देने वाला दूध देने आता है मान लो,
तो वो आपको 2 लीटर दूध दिया। 2 लीटर दूध दिया तो उसके पास जो मेजरमेंट वाला होता है 2 लीटर दूध दे के आपको घर के अंदर भेज दिया। आपने 2 लीटर दूध लिया, टोपिए में डाला, तो टोपिए के साइज का दूध कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ पे उसने 2 लीटर दिया है तो वो आपके किचन में आते तक भी 2 लीटर ही रहेगा। तो यानी कि यहाँ पे वॉल्यूम जो है लिक्विड का वो चेंज नहीं होता, लेकिन शेप और साइज तो चेंज हो रहा है ना। पहले तो दूध दिया तो भरनी जैसा था, और बाद में क्या हो गया, टोपिए जैसा हो गया। तो लिक्विड का क्या होता है, शेप और साइज चेंज हो सकता है लिक्विड में, लेकिन वॉल्यूम लिक्विड का चेंज नहीं होता। ये बात अलग है कि आप किचन में आके 2-3 ग्लास पानी मिला देते हो और वॉल्यूम चेंज हो जाता है। दूध वाले ने 2 लीटर दूध दिया और आपने 3 लीटर बना दिया। कैसे बनाया, पानी मिला के, है ना, मम्मी पानी मिला देती है ना। तो वॉल्यूम चेंज कब होता है, जब तक आपने कुछ एक्स्ट्रा वॉल्यूम ऐड नहीं किया है। वैसे अपने आप वॉल्यूम जो है वो चेंज नहीं होता है। तो ये बात ध्यान में रखें, लिक्विड में क्या होता है, शेप और साइज चेंज होता है लेकिन वॉल्यूम चेंज नहीं होता है। अब गैस की बात करें, गैस की बात करें तो गैस का शेप और साइज वो भी चेंज हो सकता है। जैसे गैस अगर लीक हो जाए घर में तो पूरे घर में गैस फैल जाती है। तो पहले तो गैस ने शेप और साइज कैसी थी उसकी, उस सिलेंडर की जैसी थी, लेकिन अब शेप और साइज क्या हो गई, पूरे घर के कमरों के जैसी हो गई, या फिर पूरे घर के जो बरामदे हैं उनकी जैसी हो गई। तो गैस के लिए शेप भी फिक्स नहीं रहती, साइज भी फिक्स नहीं रहता। और वॉल्यूम की अगर बात करें तो गैस के सिलेंडर का जब वॉल्यूम जब गैस का सिलेंडर लीक होगा तो वॉल्यूम पूरी जगह फैल जाएगा, पूरी जगह फैल जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि वॉल्यूम भी कांस्टेंट नहीं रहता, है ना। मान लो पहले तो वॉल्यूम का था, छोटा सा था गैस के सिलेंडर के अंदर। अब गैस का सिलेंडर लीक हो गया तो पूरा वॉल्यूम क्या हो गया, फैल गया। किचन पूरा किचन के जैसा हो गया, या फिर पूरा जो आपका आंगन है उसके जैसा वॉल्यूम हो गया। तो गैस क्या होती है, गैस में शेप और साइज वो भी फिक्स नहीं रहता, और इसके अलावा जो वॉल्यूम है वो भी फिक्स नहीं रहता है। तो मैं तीनों की डेफिनेशन लिखने वाला हूं, तो ध्यान से समझना। तीनों की डेफिनेशन को सबसे पहले मैं डेफिनेशन लिखता हूं सॉलिड की। तो सॉलिड की डेफिनेशन क्या हो गया, शेप एंड साइज, शेप साइज, शेप कोमा साइज एंड वॉल्यूम रिमेन सेम, रिमेन सेम। ये सेम रहता है अगर हम एक्सटर्नल कोई फोर्स लगा दें। एक्सटर्नल फोर्स का मतलब क्या है, इसको पिंच दिया, दबा दिया, तोड़ दिया, मरोड़ दिया, तो वो होता है एक्सटर्नल फोर्स। तो शेप साइज एंड वॉल्यूम रिमेन सेम अंडर द एक्सटर्नल फोर्स, अंडर द एक्सटर्नल फोर्स। अगर आप एक्सटर्नल फोर्स लगाते हो, कोई बाहर से फोर्स लगाया, तो शेप साइज और वॉल्यूम क्या रहता है, सेम रहता है, चेंज नहीं होता है। लेकिन लिक्विड में क्या होता है भैया, लिक्विड में शेप और साइज तो चेंज होता है लेकिन वॉल्यूम क्या रहता है, सेम रहता है। तो शेप एंड साइज, शेप कोमा साइज, या फिर खाली शेप की बात कर लेते हैं, साइज को कंफ्यूज हो सकते हो आप। शेप चेंजेस, shape changes but volume remains same, volume remain same, volume remains same under the external force। ठीक है, तो बाहर से कोई फोर्स लगाया तो शेप तो चेंज होता है लेकिन वॉल्यूम सेम रहता है। आई बात समझ में। और गैस में क्या होगा, शेप एंड वॉल्यूम बोथ चेंजेस, शेप एंड वॉल्यूम, शेप एंड वॉल्यूम बोथ चेंजेस, बोथ चेंजेस अंडर द एक्सटर्नल फोर्स। तो जब भी कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे तो भैया गैस के लिए क्या होगा, शेप भी चेंज होगा और वॉल्यूम भी चेंज होगा। आई बात समझ में। तो ये सॉलिड, लिक्विड और गैस को क्लासिफाई करते हैं डेफिनेशन वाइज। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, इनके बीच की डिस्टेंस अगर देखें तो सॉलिड में अगर पार्टिकल्स जो होते हैं उनके बीच की डिस्टेंस देखें तो सॉलिड में पार्टिकल्स जो होते हैं बहुत पास पास होंगे,
लिक्विड में थोड़ा दूर दूर होंगे, और गैस में तो बहुत ज़्यादा दूर होंगे, एक पार्टिकल इधर तो एक पार्टिकल इधर। तो मैं अगर डिस्टेंस की बात करूं, डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल, यहाँ पे तो बहुत स्मॉल, यहाँ पे थोड़ा लार्ज, यहाँ पे टू मच लार्ज, बहुत ज़्यादा लार्ज हो जाता है किसमें, गैस पार्टिकल्स में। तो सॉलिड पार्टिकल्स की बात करें तो सॉलिड पार्टिकल्स में डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल स्मॉल, इसमें हो जाएगा नेक्स्ट पॉइंट, डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल, पार्टिकल्स क्या हो जाएगा, स्मॉल है, ठीक है। और यहाँ पे डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल लार्ज हो जाएगा, यहाँ पे डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल्स, पार्टिकल्स लार्ज हो जाएगा, काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, ये हो जाएगा लार्ज। और गैस के लिए डिस्टेंस पार्टिकल बिटवीन पार्टिकल वेरी लार्ज आ जाएगा। तो डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल, बिटवीन पार्टिकल्स वेरी लार्ज, ठीक है, ये पॉइंट ध्यान में रखेंगे, वेरी लार्ज, ठीक है, ये तीन चीज़ें ध्यान में रखनी है। तो सॉलिड में तो पार्टिकल्स के बीच की डिस्टेंस छोटी होती है, बहुत कम होती है, लिक्विड में थोड़ी बड़ी होती है, और गैस में बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है। अगर मैं अट्रैक्शन फोर्स की बात करूं, पार्टिकल्स के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है, अट्रैक्शन फोर्स, क्योंकि देखो अभी हमने पढ़ा था ना कि पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स रहता है, तो अट्रैक्शन जो होगा सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच का, वो तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। देखो ज़्यादा अट्रैक्शन होगा तभी तो ज़्यादा पास में रहेंगे पार्टिकल्स, कम अट्रैक्शन होगा थोड़ा दूर चले जाएंगे, और कम अट्रैक्शन होगा तो और ज़्यादा दूर चले जाएंगे। तो अट्रैक्शन जो है पार्टिकल्स के बीच का, सॉलिड में तो बहुत ज़्यादा लार्ज होता है, बहुत ज़्यादा लार्ज होता है, तभी तो पार्टिकल्स एक दूसरे के पास में रहते हैं। और यहाँ पे अट्रैक्शन जो है वो मीडियम लेवल का होता है, जो लिक्विड है उसमें जो पार्टिकल्स के बीच का अट्रैक्शन है वो मतलब स्मॉल होता है, ज़्यादा नहीं होता, ठीक ठाक होता है ना, इतना होता है कि बस लिक्विड के पार्टिकल्स एक दूसरे को होल्ड करे हुए रखते हैं, छोड़ के भागते नहीं है। लेकिन इसमें जो है वो बहुत ही कम होता है, किसमें, गैस पार्टिकल्स में। गैस पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स क्या हो जाएगा, वेरी स्मॉल हो जाएगा, वेरी स्मॉल हो जाएगा, बहुत ज़्यादा छोटा हो जाएगा। तो ये अट्रैक्शन के बारे में नेक्स्ट थर्ड पॉइंट हो गया। पहला पॉइंट तो हो गया शेप, साइज और वॉल्यूम के बारे में, दूसरा पॉइंट हो गया हमारा डिस्टेंस के बारे में, और तीसरा पॉइंट हो गया हमारा अट्रैक्शन फोर्स के बारे में, ठीक है। अब देखो चौथा पॉइंट और समझना, चौथा पॉइंट हालांकि वैसे पहले डिस्कस कर चुके हैं अपन। अगर मैं बात करूं काइनेटिक एनर्जी की, काइनेटिक एनर्जी या फिर जो पार्टिकल्स मूवमेंट है उसकी बात करें, तो काइनेटिक एनर्जी और पार्टिकल मूवमेंट में देखो क्या रिलेशन होगा। एक चीज़ ध्यान में रखें, जिस पार्टिकल का मूवमेंट बहुत ज़्यादा होगा, जो पार्टिकल जो है बहुत तेज़ी से मूव कर रहा होगा, मान लो ये गैस का पार्टिकल है और ये बहुत तेज़ी से मूव कर रहा है, इसकी कोई वेलोसिटी v है, तो पार्टिकल मूवमेंट अगर ज़्यादा है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा होगी। पार्टिकल मूवमेंट को अपन किससे डिनोट करेंगे, पार्टिकल जो मूवमेंट है इसको डिनोट किससे किया जा सकता है, काइनेटिक एनर्जी से। किससे, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी के बारे में आपने थोड़ा पढ़ा होगा कि कोई मोशन की वजह से जो एनर्जी होती है, कोई पार्टिकल मूव कर रहा है, कोई कार मूव कर रही है, तो किसी ऑब्जेक्ट के मोशन की वजह से, यानी कि जब वो चल फिर रहा है, इधर उधर घूम फिर रहा है, तो उस वजह से जो एनर्जी होती है वो क्या होती है, वो काइनेटिक एनर्जी होती है, ठीक है। चलो, तो काइनेटिक एनर्जी देखो, अब सॉलिड के पार्टिकल्स जो है वो तो बहुत धीरे धीरे मूव कर रहे हैं, है ना, धीरे धीरे चलना, चल के जरा संभलना। तो सॉलिड के पार्टिकल्स के लिए तो वो बात है, धीरे धीरे चलना, चल के जरा संभलना, कहीं गिर ना जाओ। तो पार्ट जो काइनेटिक एनर्जी होगी सॉलिड्स के पार्टिकल्स की, काइनेटिक एनर्जी को मैं सिंपल शॉर्ट में के ई से डिनोट कर देता हूँ। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, के ई होगी, है ना, के ई। तो सॉलिड के पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी, काफ़ी कम हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी सॉलिड के पार्टिकल्स की।
लिक्विड के पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाई होगी, थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी, है ना। हाई काइनेटिक एनर्जी होगी किसकी, लिक्विड के पार्टिकल्स की। और गैस के पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी तो क्या हो जाएगी, वेरी हाई हो जाएगी, बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगी। इधर उधर भागेंगे, रुकेंगे भी नहीं, है ना। रोकने के लिए बड़ा एफर्ट डालना पड़ेगा। तो गैस के पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। लिक्विड के पार्टिकल्स की ज़्यादा होती है, पर उतनी भी ज़्यादा नहीं जितनी गैस के पार्टिकल्स की होती है। और सॉलिड के पार्टिकल्स की जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो लो रहती है, काफ़ी कम रहती है। तो ये सॉलिड, लिक्विड और गैस के बीच में एक डिफरेंशिएशन हो गया। दोबारा देखो क्या है, सॉलिड में शेप, साइज एंड वॉल्यूम रिमेन कांस्टेंट अंडर द एक्सटर्नल फोर्स, यानी कि बाहर से तोड़ने मरोड़ने का, बाहर से अगर उसको कुछ गड़बड़ करने का मन प्रयास करें तो सॉलिड इतना आसानी से डिफॉर्म नहीं होता है। तो उसकी शेप, साइज, वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है सॉलिड में। लिक्विड में शेप और साइज जो है या फिर शेप जो है वो चेंज हो सकती है। मैंने एग्जांपल लिया, ग्लास वाटर है, ग्लास में है तो सिलेंडर शेप है, अगर थाली में आ गया है तो डिस्क जैसा शेप हो गया। तो यहाँ पे लिक्विड जो है उसकी शेप चेंज होती रहती है, लेकिन वॉल्यूम जो है वो फिक्स रहता है। एग्जाम्पल क्या था, दूध वाले ने 2 लीटर दूध दिया, तो 2 लीटर दूध जब वहाँ बाहर बाइक पे बैठा था वहाँ पे दिया और किचन तक आया तो 2 लीटर का 2 लीटर ही तो रहा, 2 लीटर से 4 लीटर तो नहीं हुआ। तो यहाँ पे क्या होता है कि वॉल्यूम फिक्स रहता है किसका, लिक्विड का। लेकिन गैस के लिए शेप, साइज चेंज होते रहते हैं, शेप चेंज होता रहता है, और वॉल्यूम भी चेंज होगा अगर हम थोड़ा सा भी बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा दें। तो ये पहला डेफिनेशन वाइज आपको पॉइंट ध्यान में रखना है। दूसरे पॉइंट पे आते हैं। दूसरा पॉइंट क्या, पार्टिकल्स के बीच की डिस्टेंस। सॉलिड में ये डिस्टेंस बहुत कम होती है। अच्छा, कम होगी तभी तो सॉलिड का डेंसिटी ज़्यादा होता है ना। डेंसिटी, देखो डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी इस बात का मेजरमेंट होता है कि पार्टिकल्स कितने पास पास हैं। तो सॉलिड के पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा पास पास है। तो मैं एक फिफ्थ पॉइंट और लिख देता हूँ इसमें। अगर मैं डेंसिटी की बात करूँ, क्या, डेंसिटी, डेंसिटी की बात करें तो सॉलिड की डेंसिटी क्या होगी, वेरी हाई होगी, काफ़ी ज़्यादा होगी, है ना। क्योंकि पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा पास पास है। डेंसिटी का क्या मतलब होता है, डेंसिटी मतलब कितने ज़्यादा पार्टिकल पास पास में है। तो सॉलिड की डेंसिटी ज़्यादा होती है और लिक्विड की डेंसिटी लो होती है, कम होती है। लिक्विड की डेंसिटी, डेंसिटी लिक्विड क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी। और मैं बात करूं गैस की डेंसिटी की, तो गैस की डेंसिटी तो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी, वेरी लो हो जाएगी, वेरी वेरी लो, बहुत ज़्यादा कम। क्यों, क्योंकि पार्टिकल्स दूर 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 बैठे हैं। कोई एक पार्टिकल इधर बैठा है तो कोई एक पार्टिकल इधर बैठा है। तो पार्टिकल्स दूर दूर होने के कारण गैस के पार्टिकल्स की डेंसिटी वेरी लो। डिस्टेंस हो गया। फिर अट्रैक्शन, सॉलिड के पार्टिकल्स में बहुत ज़्यादा, लिक्विड के पार्टिकल्स में स्मॉल और गैस के पार्टिकल्स में वेरी स्मॉल। काइनेटिक एनर्जी की बात करें, सॉलिड के पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी कम, गैस के पार्टिकल, लिक्विड के पार्टिकल की थोड़ी हाई, और गैस के पार्टिकल्स की बहुत ज़्यादा हाई, वेरी हाई। और डेंसिटी, लास्ट पॉइंट, सॉलिड के पार्टिकल्स की डेंसिटी हाई, लिक्विड की लो, और गैस की वेरी लो हो जाएगी। तो ये इतने पॉइंट अपन को ध्यान में रखने हैं। यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। किसी को कोई डाउट है यहाँ पे, ऑल क्लियर, समझ में आई बात। किसी को कोई डाउट हो, किसी प्रकार का प्रश्न हो तो यू कैन आस्क मी। ठीक है, आई बात समझ में। ये था यस सर। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस का क्लासिफिकेशन। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर पढ़ा। मैटर के मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बताए, 4 कैरेक्टरिस्टिक्स मेनली बताए। फिर कुछ थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा हम बॉन्ड के बारे में बात किया, अट्रैक्शन फोर्स को बॉन्ड बोलते हैं, और बॉन्ड के अलग अलग टाइप देखे आज। और फिर मैंने मैटर का क्लासिफिकेशन किया, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस में। सॉलिड के 5 पॉइंट्स लिखे, लिक्विड के 5 पॉइंट लिखे, और गैस के भी 5 पॉइंट्स हमने लिखे, और इन तीनों में कंपैरिजन किया। ठीक है। अब यहाँ पे एक पॉइंट है, देखो, पार्टिकल जो मूवमेंट होता है उसे हम किससे डिनोट करते हैं, काइनेटिक एनर्जी से डिनोट करते हैं। यहाँ पे जो पार्टिकल मूवमेंट की बात हो रही है वो किससे किससे रिलेट कर रहे हैं, अपन काइनेटिक एनर्जी से रिलेट कर रहे हैं। तो काइनेटिक एनर्जी और टेम्परेचर का, कोई भी जो मैटर है उस मैटर के पार्टिकल्स का जो काइनेटिक एनर्जी है उसका टेम्परेचर के साथ क्या रिलेशन है, उस पर अपन एक पॉइंट पे बात करते हैं।
तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल एंड टेम्परेचर एंड टेम्परेचर। तो कोई भी पार्टिकल्स की जो काइनेटिक एनर्जी है और टेम्परेचर के साथ उसका क्या रिलेशन है, उस पर अपन बात करते हैं। देखो, अगर मान लो मुझे सॉलिड से गैस में कन्वर्ट करना है किसी पार्टिकल को या फिर किसी सब्सटेंस को, सॉलिड से मान लो पहले तो लिक्विड में कन्वर्ट होगा, है ना। लिक्विड से किस में जाएगा, वो गैस में चला जाएगा, है ना। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं आइस की बात करूँ तो आइस को मैं वाटर में कन्वर्ट करूँगा पहले तो, और वाटर से कन्वर्ट करने के बाद किस में कन्वर्ट करूँगा, मैं उसको वेपर में कन्वर्ट करूँगा। तो वाटर से आइस से वाटर, वाटर से वेपर जो बनने वाली प्रक्रिया है, इसमें हम क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं। टेम्परेचर को क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं ना यहाँ पे। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पे क्या होता है, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो सकता है। अब देखो, जब आइस से वेपर की तरफ अपन जा रहे हैं, तो आइस से सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस की तरफ अगर हम जा रहे हैं ऐसे, तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। टेम्परेचर इंक्रीज होने के साथ साथ काइनेटिक एनर्जी भी तो क्या हो रही है, काइनेटिक एनर्जी भी तो इंक्रीज हो रही है। काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है यहाँ पे, है ना। क्योंकि सॉलिड में हम जानते हैं काइनेटिक एनर्जी लो होती है, फिर लिक्विड में ज़्यादा होती है, फिर गैस में और ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट नोट है। ये नोट क्या कहता है कि जब भी कोई मैटर का अपन टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, बढ़ाते हैं, तो उस मैटर के पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है, बढ़ जाती है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट लिखते हैं कि when we increase temperature of a matter, then kinetic energy ऑफ पार्टिकल्स, जो मैटर के पार्टिकल्स हैं, उन पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है, इंक्रीजेस। तो पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना। और यही कारण है कि टेम्परेचर जब बढ़ाते हैं तो सॉलिड से लिक्विड, और लिक्विड से कोई गैस में कन्वर्ट हो जाता है। और टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी। तो उस वजह से गैस जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो सकती है, और लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो सकती है। ठीक है। तो व्हेन वी इंक्रीज टेम्परेचर ऑफ ए मैटर, देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल इंक्रीजेस। और इसके उल्टा भी सत्य है, तो उस उल्टे को लिखने के लिए अपन क्या कर देते हैं, यहाँ पे लास्ट में लगा देते हैं वाइस वर्सा। क्या लगा देते हैं, वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब क्या हो गया, इसका उल्टा भी सत्य है। इंक्रीजेस एंड वाइस वर्सा, यहाँ पे एंड लगा दो, एंड वाइस वर्सा। ठीक है। तो व्हेन वी इंक्रीज टेम्परेचर ऑफ ए मैटर, देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल इंक्रीजेस एंड वाइस वर्सा, यानी कि टेम्परेचर जब डिक्रीज करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी भी डिक्रीज हो जाएगी। आई बात समझ में। तो ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी है, गैस के, सॉलिड, लिक्विड और गैस के पार्टिकल्स के लिए टेम्परेचर का इफेक्ट उनकी काइनेटिक एनर्जी पे क्या पड़ता है। और काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी इस चीज़ का मेजरमेंट है कि पार्टिकल कितना फास्ट या स्लो मूव कर रहा है। ओके। तो आज अपन ने जो इतना पढ़ा, आज अपन इतना ही लेंगे आज की क्लास में। यहाँ से आगे कल अपन सीखेंगे कि कैसे कैसे सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है, लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है, या फिर गैस वापस लिक्विड में या लिक्विड वापस सॉलिड में कन्वर्ट होता है। तो उसका मैकेनिज्म क्या रहता है, उसका प्रोसीजर क्या रहता है, वो हम कल की क्लास में सीखेंगे। तो आज की क्लास में अपन इतने रखते हैं, यहाँ से अपन आगे लेंगे कल की क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। किसी को कोई डाउट हो तो आप व्हाट्सअप कर सकते हो मेरे को, या फिर आप अपना डाउट जो है लाइव क्लास के दौरान भी पूछ सकते हो। और आपका ऑडियो मैं सुन सकता हूँ, मैंने आज से ईयरफोन लगाना शुरू कर दिया है, तो आपका ऑडियो भी आप ऑन करके मुझसे डाउट पूछ सकते हो। तो आज मेरे ख्याल से किसी को कोई डाउट नहीं होगा क्लास में, और है तो पूछ सकते हो। ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल की क्लास में।